हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। सब बच्चों को मैं बता देता हूं कि ये जो फिजिक्स की क्लास है आज का, जो थर्सडे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स की क्लास होती है। ये फिजिक्स की क्लास जिन बच्चों के एग्जाम में फिजिक्स आने वाला है उनकी क्लास में भी लाइव चल रहा है। वो बच्चे जिनके एग्जाम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आने वाला है उनके लिए भी हमने लाइव चला रखा है। पर जिनकी क्लास में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आने वाला है उनको सिर्फ ये लाइव देखने को मिलेगा। जिनके सिलेबस में फिजिक्स दिया गया है वो कभी भी लाइव, कभी भी रिकॉर्डेड नोट्स, सब कुछ मिलने वाला है उसको। ठीक है, तो जिनके सिलेबस में फिजिक्स है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, उनको एज अ बोनस क्लास हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे उनको दो बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिल सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि वो ऐसे एग्जाम्स देने जा रहे हैं जहां पर फिजिक्स भी आने वाला है तो वहां से भी आपको उनको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, तो हमने अभी तक यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर जो चर्चा हम लोगों ने की है उसके अंदर हमने जो डिस्कशन किया अभी तक, उस डिस्कशन में हमने समझा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट्स कैसे कन्वर्ट की जाती है, डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे फिजिकल हमारे पास में आ रही है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को पता नहीं है और अभी तक आपने बताया भी नहीं। मैंने कहा जैसे जैसे सर मान लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बात करें, उसका कहां बताया आपने? मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी बताएंगे, क्योंकि हमारे फिजिक्स के सिलेबस में तो वो फॉर्मूला भी है ना, तो वो फॉर्मूला पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद वहां पर हम उसके डायमेंशन को फाइंड करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं, यहां पर सिर्फ एक अप्रोच को सीखा है। आगे फिजिक्स में आने वाली जितनी भी चीजें होगी सबके लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना आपको सिखाएंगे। तो आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप पेशेंस के साथ एक एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। मैं यकीनन आपको बोल सकता हूं कि हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आएगी। तो शुरुआत किया जाए। एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्या हम यहां से शुरुआत कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताती है? ये बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ टर्म ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड शुड बी द सेम। बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या लिख दिया सर, कुछ पता ही नहीं चला। देखिए बेटा, अगर आप यहां पर ऐसा लिख रहे हैं कि सर 10 मीटर माइनस 20 एम्पियर इक्वल्स टू 30 kg, तो एक बच्चा कहेगा सर देखो फिजिक्स का तो नहीं पता पर आपके मैथ्स भी बहुत बेकार है। मैंने कहा क्यों? बोला सर यहाँ 10 है, यहाँ पर 20 है, आप लिख रहे हो 30। मैंने कहा कोई बात नहीं, लो मैथ्स तो मेरी अच्छी है, आप मैथ्स को कुछ नहीं बोल सकते हो। तो हमने कहा सर अकॉर्डिंग टू मैथ, आपका मन रखने के लिए। क्यों सर? आपका मन रखने के लिए। ये लो, हमने कहा सर 20 मीटर माइनस 10 एम्पियर बराबर 10 kg। बस, अब बताओ अब सही है क्या? अरे सर अभी मैथ्स ठीक हुई है, सिर्फ फिजिक्स में बहुत बड़ी समस्या आपने कर दी। हमने कहा कैसे खराब कर दिया आपने, क्या समस्या क्रिएट कर दी? सर यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां कौन दिखाई दे रहा है? मैंने कहा सर यहां है मीटर, यहां कौन है? एम्पियर, यहां कौन है? केजी। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है? सर यूनिट अलग अलग है। मैंने कहा यूनिट अलग अलग है, क्यों अलग अलग है? क्योंकि सर ये यूनिट एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये यूनिट एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। सर ये यूनिट एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये यूनिट एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने कहा कि अगर आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो इस चीज का ध्यान रखा जाए कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो आंसर उसी फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। आंसर उसी फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 10 रुपीज में से 2 मीटर माइनस करोगे तो आपको 30 mm² मिल जाएगा। हमने कहा कैसे? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने हमें यही बताया कि डायमेंशन ऑफ
ईच ऑफ द टर्म ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड शुड बी सेम। आप देखिए सर, इस टर्म का अगर मैं डायमेंशनल इक्वेशन बनाऊंगा, इस टर्म का डायमेंशनल इक्वेशन बनाऊंगा, इस टर्म का डायमेंशनल इक्वेशन बनाऊंगा, तो क्या वो डायमेंशनल इक्वेशन एमएलटी इन तीनों के लिए सेम आएगा क्या? ना सर, कभी सेम नहीं आएगा। यदि कभी सेम नहीं आएगा तो फिर आप इस इक्वेशन को कभी सही नहीं बोल पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको सिर्फ इतनी ही बात बताती है। इसने साफ साफ बोला है, इसने साफ साफ बोला है कि यदि आप लेंथ में से लेंथ को माइनस करेंगे, यानी कि किसी एक लेंथ में से किसी दूसरी लेंथ को माइनस करेंगे, तो आंसर आपके पास में लेंथ में ही आएगा ना, रुपीस में कैसे आ जाएगा? बोला हाँ सर, ये बात तो आप एकदम सही बोल रहे हो। यदि आप किसी एरिया को माइनस करेंगे तो एरिया ही आएगा ना। मैंने कहा हाँ सर, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई समस्या? मैंने कहा नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। सर यदि आप मान लीजिए किसी एक मास में से किसी एक मास को ऐड करोगे तो सर जी मास ही आएगा ना। हमने कहा हाँ सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा रहा है या माइनस किया जा रहा है, उनके लिए यदि आप डायमेंशनल फॉर्मूला को देखोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास में बिल्कुल सेम आने वाला है। डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होने वाला। इसके लिए यदि आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, इसके लिए यदि आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, इसके लिए यदि आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, तीनों के लिए सेम, यहां पर भी तीनों के लिए सेम, यहां पर भी तीनों के लिए सेम। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन रूल बनकर निकल के आ रहा है सामने। मैंने कहा क्या रूल बनकर आ रहा है? क्या रूल बनकर आ रहा है सर? जो आप यहां पर रूल नंबर 1 दुनिया को बताना चाहते हो वो ये है, फॉर प्लस माइनस इक्वल्स टू लेस देन ग्रेटर देन, अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आपको, क्लियर है? फॉर फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी सेम। फिजिकल क्वांटिटी जब आपकी सेम होगी ना, तभी आप ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। एक बच्चे ने आके थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, बोला कि सर फिजिकल क्वांटिटी नहीं सर, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दो। मैंने कहा कैसे? बोला आप इसको लिख दो यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या लिख दो सर? यूनिट सेम होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, छोटी छोटी चीजें गेम बदल देती है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा कि एक बात बताओ, वर्क की यूनिट क्या होती है? आपने कहा न्यूटन मीटर। मैंने कहा मोमेंट की न्यूटन मीटर। दोनों की यूनिट सेम है? बोला हाँ सर सेम है। ऐड कर दूं? बोला नहीं सर। मैंने कहा क्यों? बोला सर वर्क में मोमेंट कैसे ऐड हो सकता है, कैसी बात कर रहे हो आप? सही में फिजिक्स जानते हो क्या आप? मैंने कहा बेटा मैं तो जानता हूं, इसीलिए तो मैंने यहां पर फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, आप इसको यूनिट मत लिखो। अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तभी उनको ऐड किया जा सकता है, और यूनिट के केस में कभी कभार क्या हो जाएगा, हमारे साथ में धोखा हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहां पर जो बेस्ट सुटेबल वर्ड होता है वो है फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। ये इक्वल्स टू का साइन आप देख रहे हो, यहां पर इक्वल्स टू आ रहा है। इनइक्वलिटी में भी आप लिख सकते हो ऐसा कि 10 मीटर 6 मीटर से ज्यादा है। ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि सर 10 मीटर 2 केजी से ज्यादा है। हमने कहा 10 मीटर 2 केजी से ज्यादा है, कैसी बात कर रहे हो सर आप? ये ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि सर 7 केजी जो है वो 2 रुपए से ज्यादा है। मैंने कहा है, ये कैसी फिजिक्स है भाई? तो यदि आप ये सिंबल्स यूज कर रहे हो तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए आपके पास में? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया कि सर जो पहला रूल आपने बताया ना वो हमको समझ में आ गया, और ये रूल बड़ा अच्छा लगा हमें। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे सभी बच्चों को ये रूल समझ में आया कि नहीं आया, सभी स्टूडेंट्स। सर एक और रूल बता दो फिर। मैंने कहा सर ये बार बार आप प्लस प्लस माइनस माइनस इन्हीं चीजों की बात कर रहे हो,
बार बार आप प्लस प्लस माइनस माइनस इन्हीं सब पॉइंट्स की बात कर रहे हो. व्हाट अबाउट द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन? मैंने कहा यदि यदि मुझे मल्टीप्लाई करना हो या फिर मुझे डिवाइड करना हो, तो क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए? तो क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए? तो क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए? सर सर मुझे याद है कि जब मैं फोर्स लिखा करता था तो मैं लिखता था मास इनटू एक्सेलरेशन. तो सर ये कौन है? मैंने कहा ये तो होता है सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. सर ये कौन है? मैंने कहा सर ये तो केजी है, मास है ना, सभी जानते हैं. सर ये कौन है? सर ये न्यूटन है. तो मैंने कहा इसके लिए अगर आप देखेंगे तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुई है और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आ गई है, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और यहां पर फिजिकल क्वांटिटी भी अलग अलग है और जो तीसरी आ रही है वो भी अलग है. तो अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात होती है, फिजिकल क्वांटिटीज जो रहेगी वो आपकी कैसी होने वाली है बेटा? अलग अलग होने वाली है. डिफरेंट 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 डिफरेंट. क्लियर इतनी बात? अलग अलग रहेगी, वो आपके लिए सेम नहीं होने वाली है. वो आपके लिए सेम नहीं होने वाली है. सर क्या कभी सेम नहीं हो सकती? अरे मैंने कहा भाई वो मैंडेटरी कंडीशन नहीं है. यदि आप मास को मास से डिवाइड करोगे तो मास ही मिलेगा क्या? नहीं सर. मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? सर देखो यहां मिलेगा केजी, मास है ना, ये है केजी. तो सर ये तो एक रेशियो मिल जाएगा ना विच इज यूनिटलेस, विच इज यूनिटलेस. ये मास थोड़े लिखोगे यहां पे. मैंने कहा मेरा मास 10 केजी है, आपका 5 केजी है, तो बताओ 10 केजी डिवाइड बाय 5 केजी कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 केजी थोड़े कहेंगे, नहीं 2. जो ये बताता है कि 10 केजी 5 केजी से डबल है. तो सर देखो ये दोनों तो बराबर हो गए, पर ये तीसरा वाला बराबर नहीं है. तीसरा वाला बराबर नहीं है, ये मास नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में हमने यहां पर कोई कमेंट नहीं किया. मैंने कहा सेम नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. कौन कौन डिफरेंट हो सकता है? मैंने कहा ये हो सकता है ये दोनों सेम ये अलग हो सकता है कि ये तीनों ही अलग हो सकता है कि ये तीनों ही अलग कुछ भी हो सकता है यहां पर. बट द मैंडेटरी कंडीशन इज फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन. अगर आप प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. एक बार सभी स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो स्टेटमेंट मैंने दिया है वो बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बताएंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मैंने स्टेटमेंट दिया है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बहुत बढ़िया. तो मैंने कहा कि सर ये जो आपको क्लियर हो गया ना, इस बात को थोड़ा सा आप अच्छे से लिख दो यहां पर. अरे मैंने कहा अच्छे से लिख तो दिया. ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन ऐड और subtract, but two different physical quantities can multiply and divide. सर यहां पर भी एंड लगा दो. अरे मैंने कहा तुम इंग्लिश में ना फंसो. ये लो यहां पर भी एंड लगा दो. दोनों कर सकते हो ना आप एंड, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा जहां से मैं आपसे बहुत सारी बातें यहां पर डिस्कस करूंगा. पहला ये बोल रहा है if A, B, C are three different physical quantities, which of the following are meaningful?
मीनिंगफुल का मतलब हो गया जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल है। पॉसिबल है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सर जिसके चांसेस दिखाई दे रहे हो, जिसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसके चांसेस हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मीनिंगलेस का मतलब है जो कभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हमने कहा शुरुआत करते हैं, अगर एक नंबर से शुरुआत करें बेटा, यदि एक नंबर से, तो मैंने कहा कि सर एक नंबर में क्या बोला गया है? सर देखिए एक नंबर में बोला गया है a प्लस बी। अब यदि आप ऊपर साफ साफ देखेंगे तो ए बी सी आर थ्री डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। साफ साफ उसने लिखा है कि तीन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। बेटा अगर तीन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो मुझे बताओ उनको क्या डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है? तो आप कहेंगे सर नहीं ऐड किया जा सकता, तो आपने बोला नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब हो गया मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। 2 kg प्लस 5 मीटर इक्वल्स टू, अरे सर ऐसी बात पूछो मत आप। 2 kg प्लस 5 मीटर कोई पूछता है क्या? तो ये तो एकदम मीनिंगलेस बात आप कर रहे हो। तो हमने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कोई बोलेगा कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी में से एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर दो, तो मैंने कहा ये भी पॉसिबल है क्या? नहीं सर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ना तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्या ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? आप लोग जवाब दीजिए। क्या दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? ए एंड बी जो आपको दिया गया है यहां पर, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? या सुनो, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। सर क्या तीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हो ना। इट इज ऑल्सो। जवाब देते रहे सभी बच्चे। सर यहां गेम को बहुत केयरफुली समझना है। मैंने कहा क्या ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई बाय बी, क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ सकती है? मैंने कहा आ सकती है। उसमें से अगर एक नई फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करो ना। अरे भाई कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सर क्या ये हो सकता है? अब जब आप इसकी चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर दो केस बनेंगे। एक बनेगा केस वन, एक बनेगा आपके पास में केस नंबर टू। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ए बी और सी ये तो डिफरेंट डिफरेंट है, पर जब बीसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा किसी को नहीं पता ना। मैंने कहा सर हो सकता है, आपने बोला कि सर, आपने कहा कि सर मान लो ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, बी एक फिजिकल क्वांटिटी है, सी एक क्वांटिटी, और ये जो बीसी है ना ये भी अलग फिजिकल क्वांटिटी बन गई एक नई इन तीनों के अलावा। तो आपने बोल दिया ऑल फोर आर डिफरेंट। यदि बेटा सभी डिफरेंट है, यदि सभी डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि सर ये अलग है ये अलग है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा बेटा? नॉट पॉसिबल। हमने कहा अच्छा, लेकिन केस नंबर दो देखिए क्या बोल रहा है। केस नंबर दो देखिए क्या बोल रहा है। हमने कहा क्या बोल रहा है केस नंबर दो? केस नंबर दो आपको बोल रहा है कि हो सकता है, किसी को पता नहीं है ना, हो सकता है कि ए तो रहा हो आपका फोर्स। हमने कहा अच्छा। बी रहा हो आपका मास। हमने कहा अच्छा। सी रहा हो आपका एक्सेलरेशन। हमने कहा अच्छा। तो जब आप लिख रहे हैं यहां पर ए प्लस बी सी, तो सर ये कौन बन गया? मैंने कहा ये तो फोर्स है। तो सर ये कौन है? मैंने कहा ये भी फोर्स है। तो सर इसको ऐड कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? पॉसिबल। ये कब हुआ? जब आपका बीसी एक ही जैसी फिजिकल क्वांटिटी बन गया। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जब कोई नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही हो तो उसकी पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना पड़ेगा कि सर ये पॉसिबल है भी है कि नहीं है।
हो सकता था ये केस बन जाए, हो सकता था ये केस बन जाए। अब अगर वो बोल रहा है मीनिंगफुल का मतलब यदि चांसेस है, तो मैंने कहा सर चांसेस तो है, चांसेस तो है, तो चांसेस है तो आप बोलेंगे पॉसिबल इन केस टू। बोलो भाई सभी बच्चे, मजा आया कि नहीं आया? छोटी छोटी मगर बहुत अच्छी और बड़ी बातें, उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया सर। सर तो हम ये बात समझे कि नहीं समझे, थोड़ा सा आप हमारी अग्नि परीक्षा ले लो ना। मैंने कहा ये तो करना ही पड़ेगा। कैसे लोगे सर अग्नि परीक्षा? मैंने कहा अभी अग्नि तैयार कर रहे हैं। ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी क्यू। हाँ हाँ, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा हूं। आपने 2027 का प्लान बना रखा है। थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है, आप जानते नहीं है। हाँ 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 हाँ, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, जो फ्री फोकट में पढ़ रहे हैं वो और लालच ना करें, है ना, वो लालच ना करें। अरे यार, एक आध घंटा पढ़ा रहता है एकदम, उसके बाद भी वीडियो। भैया ये मेरे लिए बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है, वरना बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बढ़ो ना आगे, बढ़ो सर आगे बढ़ो। हम्म। चलिए बेटा, मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा ही पढ़ाता हूँ। और पता है, अगर आप देखोगे ना, ये जितने जितना अभी देखो ना, 30वीं स्लाइड पढ़ा रहा हूँ, वरना कभी तुमने मेरी स्पीड नहीं देखी, 24-24 स्लाइड पढ़ा देता हूँ मैं। हाँ अभी बहुत आराम से पढ़ो। चलिए सर, ये पॉसिबल है कि नहीं है? अरे ठीक है बेटा, लेकिन वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम हुआ ना। जैसे मान लीजिए कि आपने बोल दिया कि सर थोड़ा और आराम से पढ़ाओ ना सर, मैं क्या ना क्लास करते करते ही चाय पीता हूँ। तो मैंने कहा अभी हम क्या करें, हम कहाँ से लाएं चाय, हमको भी पीना पड़ेगा ना। एक बच्चा बोला कि हाँ सर एकदम सही बोल रहा है हर्षवर्धन, मैं ना क्लास करते करते खाना भी खाता हूँ। मैंने कहा, है अभी? तो ऐसा काम ना करे। बोला आपका प्रॉब्लम है ना, हमें तो एक दूरदर्शन नहीं देखते हो? दूरदर्शन में पहले 8 बजे समाचार आते थे, और वो समाचार वाले जो मैम या सर जो पढ़ते थे ना, वो ऐसे न्यूज पढ़ते थे। भारत आज 4 विकेट से मैच जीत चुका है, प्रधानमंत्री की यात्रा बहुत ही खराब हो चुकी है, प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं दिल्ली और दिल्ली के साथ में ऐसा करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री की सरकार गिर गई है। अब उनको बगल में बड़े, प्रधानमंत्री की सरकार गिर गई है, थोड़ा तो एक्सप्रेशन लेकर आओ। बोले नहीं हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे। गिरी प्रधानमंत्री की ना सरकार, भारत जीता ना उधर। मैं तो ना खेलने गई थी, ना मैं प्रधानमंत्री की सरकार गिराने गई थी, तो हम तो ऐसे ही न्यूज पढ़ेंगे। तो वो उनका फ्लो मेंटेन है, मैंने दूरदर्शन खूब देखा है। हाँ, तो मैं एकदम वैसे ही, मैंने कहा मेरी स्पीड यही है। अगर कोई ऐसे बोलेगा कि सर, कोई ऐसे बोलेगा कि भाई सर स्लो स्लो पढ़ाओ, सर तेज तेज पढ़ाओ, मैंने कहा देखो स्लो करने के लिए आप वीडियो खत्म होने के बाद में उसमें आता है 2x स्पीड, 0.5x स्पीड, 1.5x स्पीड। आदर्श बहुत सही बोल रहा है। तो सर a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है बेटा? एक बार और बता देता हूं, नोट्स बनाने के लिए आप देखा करो वीडियो लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर, जिन बच्चों के कोर्स में फिजिक्स नहीं है उनके में भी 1-2 घंटे तक पढ़ा रहता है। टेक्निकल टीम वाले इस काम में आलस कर जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि सर क्या ये पॉसिबल है? देखो सर, ए बी सी, मैंने कहा ये कौन है? ये है डिफरेंट।
अच्छा, ये कौन है? ये भी डिफरेंट। ये कौन है? ये भी डिफरेंट। तो सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर बी और सी अलग अलग है, ये किसने बताया कि बी स्क्वायर सी क्यूब ए, ये तीनों अलग अलग है? ये तो तीन नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई ना, जिसके बारे में किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बोला हाँ सर। तो बहुत ज्यादा चांसेस है, या बहुत कम चांसेस है, पर चांसेस तो है कि क्या पता ये सेम फिजिकल क्वांटिटी बन गए हो। यदि सेम फिजिकल क्वांटिटी बन गए होंगे तो सर ये पॉसिबल है ना? हाँ। अब एक शरारती बच्चे ने बोला कि सर बन गए होंगे, ऐसे कैसे बन गए होंगे, बताओ तो सही कैसे बन जाएगा? मैंने कहा रे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। ये जो ए है, ये मान लो लेंथ रही हो, मान लो। हमने कहा ठीक है सर। बी माना कि एल रेस टू पावर 1/2। सी, ये क्या बन जाएगा? 1/3। तो देखो ए तो अभी भी एल ही है। मैंने कहा सर बी स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? 1/2 का स्क्वायर। सर ये एल 1/3 है, क्यूब करोगे तो का बन जाएगा? एल। तो सर ये सेम टू सेम बन गया ना? अरे वाह सर, वाह वाह वाह। तो मैंने कहा इस परिस्थिति में पॉसिबल है। यदि कुछ और होता है तो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसने बोला पॉसिबल है कि नहीं है, ये बताओ आप। तो पॉसिबल है कि नहीं है? हमने कहा पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात जो है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। एक बार बच्चे जल्दी से क्या कर दो? कमेंट कर दो। जल्दी से कमेंट कर दो एक बार। जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दो कि हां सर क्लियर यहां तक। ओके ओके ओके। तो सर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोल रहा है डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला, हमने कहा कोई भी मतलब सर, जैसे हमें दिया गया है एक लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्या दिया गया है? एक लेफ्ट हैंड साइड। किसी भी फॉर्मूले में ऐसा ही होता है ना? मैंने कहा हाँ सर। क्या होता है सर? एक होता है आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड, हमने कहा एक होता है हमारे पास में राइट हैंड साइड। एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। यदि आप बी एंड सी डिफरेंट क्वांटिटी होगा सर। हाँ बिल्कुल सही, ऊपर लिखा हुआ तो है बी एंड सी डिफरेंट डिफरेंट है। अरे भैया पढ़ते उसको। तो सर कोई फॉर्मूला यदि हमें दिया जाता है तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। मैंने कहा हाँ सर। ये क्या है सर? ये है सर एक फॉर्मूला। ये क्या है बेटा? ये है एक फॉर्मूला। मैंने कहा बेटा जब ये फॉर्मूला आप देख रहे हो तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड कुछ दिख रहा है? बोला हाँ सर। बोला ये लेफ्ट हैंड साइड का अपना डायमेंशन होगा। सर अपना डायमेंशन होगा मतलब? अरे अपना डायमेंशन होगा मतलब एमएलटी। हमने कहा ठीक है सर। ये जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हो, ये राइट हैंड साइड का अपना एक डायमेंशन होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब मैं आपको यहां पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लाइन दे रहा हूं। यदि मान लीजिए आपको क्या दिया गया है बेटा? एक रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? स्टेटमेंट नंबर 1। मैंने कहा स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। यदि मैं स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करूं तो स्टेटमेंट 1 को आप केयरफुली समझिए। सर स्टेटमेंट 1 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशनल
फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। यदि ऐसा होता है, इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, if dimensional formula of left hand side equals to dimensional formula of right hand side, then that formula will be correct। कितने बच्चे मेरी इस बात से सहमत है? से ये सुनो, कितने बच्चे मेरी इस बात से सहमत है? कितने बच्चे मेरी इस बात से सहमत है? मैंने कहा कि सर ये है पाइथागोरस थ्योरम। हमने कहा पाइथागोरस थ्योरम, बोला देखो सर ये कौन है? मैंने कहा ये है सर m0 L2 T0। ये कौन है सर? m0 L2 T0। ये कौन है सर? m0 L2 T0। तो डायमेंशनली सर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड का भी वही डायमेंशन है। मैंने कहा हाँ सर ये बात तो सही है, पर ये पाइथागोरस का सही फॉर्मूला नहीं है, ये पाइथागोरस का सही फॉर्मूला नहीं है। मैंने कहा बेटा डायमेंशन मैच कर रही है। अरे सर डायमेंशन तो मैच करनी चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट भी तो सही होना चाहिए ना। मैंने कहा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्रूफ किया था हमने, आपने यहां 2 लगा दिया। मैंने कहा इसका मतलब किसी भी फॉर्मूले को सही तरीके से यदि आपको रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो 2 पैरामीटर पर ध्यान रखा जाता है। पहले एक्सपेरिमेंटली क्या बना रहे हो आप, एक्सपेरिमेंटली क्या बना रहे हो, उसके साथ साथ उसके डायमेंशन। तो यदि आप बोल रहे हो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सही है, मैच कर रही है, तो मेक श्योर कि उसे करेक्ट नहीं बोलते, उसे करेक्ट नहीं बोलते, तो सर क्या बोलते हैं फिर उसको? तो फिर सर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट। तो आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता, पाइथागोरस ने ये बताया, क्या बताया? पर मैं तो सिर्फ डायमेंशन के हिसाब से बोल रहा हूं, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली परफेक्ट, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली परफेक्ट। मैं डायमेंशन के हिसाब से आपको बता रहा हूं ये चीज। मुझे नहीं पता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर होता है, या ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 7c स्क्वायर। मुझे नहीं पता सर, बट दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली परफेक्ट। बट ये ट्राइंगल के लिए वैलिड है नहीं है सर, वो तो आप बताओगे ना। So in every formula there is 2 part. First part is that formula is dimensionally correct or not. So in this chapter we only check that formula is dimensionally correct or not. सिर्फ इतना ही चेक कर सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या वो इस चैप्टर में नहीं बना रहे, हम नहीं बना रहे वो फॉर्मूला। आई होप सभी बच्चे बात समझ गए होंगे कि डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला आपको सिर्फ ये बताएगा कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। इस बारे में अगर आप कमेंट कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। अगर आप कमेंट कर रहे हो उसके बारे में बेटा तो आप गलती कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। आई होप सभी बच्चे क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ गए होंगे। तो फिर मैंने कहा सर हो जाए फिर एक छोटा सा एग्जांपल। बिल्कुल सर हो जाए, हम लोग एकदम तैयार हो चुके हैं उस छोटे से एग्जांपल के लिए। मैंने कहा देखो हमें 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 किसी ने बोला कि सर W बराबर mg, बोला चेक करो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। मैंने कहा सर मुझे तो आंसर याद है। मैंने कहा अरे भैया ऐसा काम नहीं चलेगा, चेक करना पड़ेगा, पूरा एल्गोरिथम फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके सर आप कह रहे हो तो हम कर देते हैं। तो मैंने कहा डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू मतलब न्यूटन। न्यूटन का मतलब क्या होता है? मीटर। न्यूटन का मतलब क्या होता है? केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने कहा क्या बना सर ये बताओ आप। तो सर यहां पर बन गया m l t -2। मैंने कहा अच्छा, इसमें देखो सर ये कौन होता है? सर ये होता है केजी। मैंने कहा सर ये कौन होता है? सर ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर इससे इससे क्या बन रहा है सर? मैंने कहा सर देखो इससे क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, m l t -2। ये -2 के बजाय मैंने s लिख दिया, तो अभी सही कर देते हैं सर।
-2 लिख दो सर इसकी जगह। हमने कहा ये लो -2। तो सर ये डायमेंशनली करेक्ट है सर ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डायमेंशंस मस्ट बी सेम एट ईच स्टेटमेंट। वाह आदर्श, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया। मेरे ख्याल से सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं। तो सर एक और बढ़िया सा एग्जांपल दे दो ना, मजा आ जाए, एकदम दिल खुश हो जाए हमारा। मैंने कहा ये लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ हाफ mv²। हमने कहा ठीक है सर। काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है वो वर्क डन के बराबर ही होता है। और वर्क क्या होता है आपके पास में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है सर, अभी अभी आपने लिखा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कौन होता है सर, एक और मीटर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है m1l2 t-2। मैंने कहा सर 2 एक कांस्टेंट है विच इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस आप उसे बोल सकते हो। इसकी वजह से कौन आएगा सर, केजी आएगा। मैंने कहा ठीक है। v² है सर, इसकी वजह से कौन आएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो सर ये क्या बन जाएगा, मैंने कहा ये बन जाएगा आपके पास m1l2 t-2। बोलो भाई सभी बच्चे कि हाँ सर इतनी बात हम समझ गए हैं, आप क्या कहना चाहते हो। क्रिस्टल क्लियर वे में हम इस बात को समझ पा रहे हैं, हमें यहां पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। हमें यहां पर सर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, एकदम बेस्ट तरीके से हम इस बात को समझ पा रहे हैं। बोल दो भाई जल्दी से, बोल दो भैया जल्दी से। ओके हाँ एकदम सही, एकदम सही बेटा एकदम सही। तो मैं आपको थोड़ा सा बैक स्लाइड पे लेके चलता हूं और कुछ नन्ही मुन्नी प्यारी सी बात बताता हूं। सर ये नन्ही मुन्नी और प्यारी सी बात कौन सी है, मैंने कहा नन्ही मुन्नी प्यारी सी बात ये है, यदि कहीं पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपके सामने आ जाए। कभी कभार बच्चे इन छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला सर ये तो आपने बताया नहीं था। अरे मैंने कहा यार ये तो आप इतना चीख चीख के सब बात बताता हूं मैं। मैंने कहा ये मान लो ये है ए, ये 90 डिग्री है, ये बी, ये कौन है सी, और ये एंगल कौन है थीटा, है ना। हमने कहा ठीक है सर। तो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं सर, एक है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठा है कॉसेक थीटा। यदि आप सभी बच्चों को ये बात याद होगी तो आपने लिखा था P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनियस, H4 हाइपोटेनियस, B4 बेस। तो हमने कहा साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है B अपॉन H, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है P अपॉन B, कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है B अपॉन P, सेक थीटा इक्वल्स टू होता है H अपॉन B, और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है H अपॉन P। हमने कहा बिल्कुल होता है। तो जितने भी रेशियोज आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने कहा हाँ सर देख पा रहा हूं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर, नाम में रेशियो आ रहा है, नाम में रेशियो आ रहा है, आर लेंथ रेशियोज, देयरफॉर सो ऑल आर डायमेंशन लेस। तो ध्यान रखना इनके अंदर जो थीटा लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा, जैसे मान लीजिए बेटा आपने लिखा यहां पर साइन, यहां लिखा ब्रैकेट इक्वल्स टू ब्रैकेट। तो यहां आप जो एंगल पुट कर रहे हो वो एंगल भी आपका क्या होता है, डायमेंशन डायमेंशन लेस। और ये जो रिजल्ट आता है, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट भी क्या होता है सर,
डायमेंशन लेस। एक बार जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट कर दो एक बार जल्दी से सभी बच्चे। ऐसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि यदि मुझे दिया गया है यहां पर 2 की पावर 4, तो देखो ये जो 4 होता है ना, ये जो पावर में आप देख रहे हो ना, ये जो पावर में 4 आपको दिया जाता है वो हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस। हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस। सर डायमेंशनलेस का मतलब, देखिए जब भी आप कभी लिखेंगे 4 की पावर में आप कभी भी 11 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखेंगे। आप 11 लिख सकते हो, पर उसका कभी भी यूनिट नहीं लिखा जाता। अब ये अलग बात है, अब यहां पर ये थोड़ी सी अलग बात हो सकती है कि सर ये जो 4 है ना, ये मैं किसी का मास था, तो मैंने कहा वो एक अलग कहानी है। लेकिन जब भी मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में आप किसी को पावर में रख रहे हो, तो वो आपके पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो हमने कहा कि सर ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। और इसकी पावर सॉल्व करने के बाद में, तो 2 × 2 4 8 16, ये जो 16 आ रहा है, दिस विल ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो हमने कहा कि सर यदि हमें यहां पर दिया गया है ए और इसके पावर में कुछ दिया गया है, और यहां से जो हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है, तो ये जो आपके पास में आ रहा है ना, ये कौन होगा सर, ये होगा डायमेंशन लेस। और जो रिजल्ट आपके पास में आ रहा है बच्चे, ये रिजल्ट भी क्या होगा सर, ये भी होगा हमारा डायमेंशन लेस। हमने कहा ठीक है सर, ये जो 2 की पावर 4 आ रही है आपके पास में, जिसको आप 16 बोल रहे हो, जिसको आप क्या बोल रहे हो, 16 बोल रहे हो, इसका एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी होता है। इसका क्या होता है आपके पास में, एक दूसरा पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। पहले तो सभी बच्चे बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। पहले तो बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे लॉग के बारे में जानते नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं। यदि मान लीजिए, हालांकि लॉग मैथमेटिक्स में आप अलग से पढ़ते हो, a⁻b = c यदि आपको दिया गया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, a⁻b = c, a⁻b = c। तो देखो a कहां गया सर, यहां पर आ गया, तो ये लो आपके पास में a आ गया यहां पर। क्लियर है। ये 4 कहां चला गया सर, सामने चला गया। भाई ये देखो ना, 4 सामने आ गया, तो b आ गया यहां पर, और c कहां आ जाएगा, ये। अरे सर कुछ भी पता नहीं चला, क्या लिख दिया आपने ये बेटा लॉग का एक्चुअल सिग्निफिकेंस होता है। यदि a⁻b = c को आप लॉग के फॉर्मेट में लिखते हो ना, तो हमेशा इस तरीके से लिखते हो। मैंने कहा क्या मतलब है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब है सर, ए ए की पावर यदि आप बी करोगे, तो आपके पास में सी आ जाएगा। ए की पावर यदि आप बी करोगे, तो आपके पास में सी आ जाएगा। लॉग का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यही है। देखो इस कहानी को, हालांकि लॉग को हम अलग से डील करेंगे, वो एक अलग कहानी है, ये सिर्फ मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया, इस पर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। सर 2 की पावर 4 = 16, ये क्वेश्चन खत्म। मैंने कहा ये क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये इसी को बता रहा है। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा यहां पर है 2, यहां पर है 16। हमसे किसी ने पूछा हमसे किसी ने पूछा कि इसका जवाब क्या होगा, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब बताया कि सर 4 है। मैंने कहा कैसे दिया, बोला यही होता है सर। मैंने कहा अरे भैया ये नहीं होता, देखो इसके पीछे इसको पढ़ना सीखो। मैंने कहा कैसे, इसका मतलब है 2 की पावर क्या की जाए जिससे जिससे आंसर 16 आ जाए। ये ऐसा बोल रहा है,
ये ऐसा बोल रहा है। हमने कहा अच्छा, फिर आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? फिर आप बोलते हो सर देखो हम तो सॉल्व करना जानते हैं, ये क्या पावर की जाए, क्यों पावर की जाए, हम भोले बच्चे, हम नहीं जानते। ये 4 है। मैंने कहा हाँ सर, लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से 4 आ जाएगा आगे। मैंने कहा अच्छा, log 2 बेस 2, सर हमें तो सर ने इतना बताया था इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, और हमने बता दिया आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हमारी तरफ से तो क्वेश्चन खत्म। अरे मैंने कहा आपकी तरफ से तो क्वेश्चन खत्म, लेकिन हमको तो पूरा लॉग पढ़ाना पड़ेगा ना, उसमें ये सब चीजें काम आएगी। सर log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो गई, कैसे हो गई? अरे मैंने कहा धीरे धीरे आप लोग मुझे लॉग में ले जा रहे हो। मैंने कहा 2 की पावर ऐसी क्या की जाए जिससे आंसर 2 आ जाए? तो आपने कहा 2 की पावर 1 कर दो। अरे वाह सर, अब हम लॉग का सिग्निफिकेंस भी जानने लग गए धीरे धीरे। पर रुक जाओ, अब इससे ज्यादा लॉग के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनके डायमेंशन के बारे में। तो हमने कहा कि सर आप बताओ, ये कांस्टेंट था, मतलब ये आपके पास में डायमेंशन लेस था? बिल्कुल था सर। ये जो सी आ रहा है ये डायमेंशन लेस था? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो यहां पर भी ये सी और ये बी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। तो बेटा ध्यान रखना, यदि यदि लॉग के बक्से में यहां पर कुछ दिया गया हो और बक्से में यहां पर कुछ दिया गया हो, तो ये कैसा होगा सर? ये होगा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। सर ये कैसा होगा? ये भी होगा डायमेंशन लेस, ध्यान रखना। तो अगर लॉगरिथमिक दिया गया हो, ये एक्सपोनेंट दिया गया हो, या ट्रिगोनोमेट्रिक दिया गया हो, दोनों तीनों आपके पास में डायमेंशन लेस ही होते हैं, वहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार जल्दी से बोल दो, लॉग के बारे में हल्का सा हिंट दिया है मैंने, पर आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं कि मजा आया होगा कि अच्छा से लॉग इस तरीके से डील किया जाता है क्या, हम तो याद कर रहे थे अब तक। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर दो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप उस होमवर्क को थोड़ा सा सॉल्व करके लाएं। कहाँ दो होमवर्क? यहीं लिख दो? बिल्कुल सर लिख दो। तो होमवर्क ये है कि आपको एक फॉर्मूला चेक करके लाना है, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने वो फॉर्मूला पहले देखा ही नहीं हो, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने वो फॉर्मूला पहले देखा हो। एस nth इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। पहले तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला कितने बच्चों ने पहले देखा है? कितने बच्चों ने ये फॉर्मूला पहले देखा है? सभी बच्चे? अरे लॉग थोड़े पढ़ रहे हैं यहां पर, लॉग को आगे लॉग में पढ़ाएंगे। मैं पहले ही बोला था, मैंने कहा कभी कभार बच्चे क्या है ना कि इतना प्यार से पढ़ते पढ़ते फिर वो भूल जाते हैं, बोला डायमेंशन वाइमेंशन छोड़ो सर, लॉग में मजा आता है, लॉग बताओ आप। तो मैंने कहा लॉग नहीं पढ़ाएंगे इधर। अरे जिस जिस चीज की जहां जरूरत होगी ना वहां बताई जाती है। जानते हो ना सर ये क्या है? मैंने कहा ये हम एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ, वो 3 इक्वेशन पढ़ी थी ना आपने? हाँ, तो उसके अंदर बताते हैं कि nth nth सेकंड में, nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, उसका ये फॉर्मूला है। तो आपको ये चेक करके आना है कल कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। नहीं 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 नहीं, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ये आपको चेक करके आना है। ठीक है? तो अब इससे आगे की जो चर्चा होगी वो कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आज की क्लास आपने काफी पसंद की होगी और बहुत सारी चीजें यहां पर सीखी होगी। आगे मिलते हैं कल की क्लास में फिर से, और यहां से थोड़ा सा और इस चैप्टर को खींचते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप सभी चीजों पर बेहतर कमांड बना पाएंगे अगर इसी तरीके से अटेंशन के साथ हर एक चीज को आप सीखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल की क्लास में।